35 एकड़ जमीन कितनी होती है? इतनी कि दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं? क्या इतनी कि दो देश एक दूसरे के सामने आकर लगातार जंग लड़ते रहें? क्या इतनी कि इस जमीन के टुकड़े के लिए हजारों लाखों लोग मार दिए जाएं? सैद्धांतिक तौर पर तो कहने वाले कहेंगे नहीं। दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर नाखून रखे जाने लायक भी जो जगह नहीं है, उसके लिए इतना खून खराबा। लेकिन यह खून खराबा चल रहा है दशकों से, और अभी जो इजरायल और हमास के बीच जंग छिड़ी है और जिसमें चंद घंटों के अंदर ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं, उसकी असली वजह यही 35 एकड़ जमीन है जिस पर कब्जे को लेकर इजरायल और फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्क भी दो कोनों में बटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज कहानी इजरायल और फिलिस्तीन के बीच की दुश्मनी की, जिसमें आतंकी संगठन हमास की एंट्री ने पूरी लड़ाई को ही दुनिया की तबाही का हथियार बना दिया। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच के झगड़े और उसमें 35 एकड़ की जमीन के मामले को समझने के लिए चलना होगा उस दौर में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश समेटने शुरू कर दिए तो अरब लोगों को मुक्ति मिली। उन्हें अपने लिए नया देश चाहिए था। वहीं दुनिया में यहूदियों पर भी अत्याचार हुए थे। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें भी देश चाहिए था ताकि वो शांति से रह सके। मुसीबत तब शुरू हुई जब दोनों ही समुदायों यानी कि मुस्लिमों और यहूदियों ने ब्रिटेन से आज़ाद हुए जमीन के उस बड़े टुकड़े को अपने देश के तौर पर बनाना शुरू किया, और यहीं से मुस्लिमों और यहूदियों के बीच बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। तब तक दुनिया के देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बन चुका था। उसने 1947 में प्रस्ताव दिया कि जमीन के उस बड़े टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। 1948 में यूएन की पहल पर बंटवारा हो गया और एक नया देश बना इजरायल, यहूदियों का देश, दुनिया का इकलौता यहूदी मुल्क। जो गैर यहूदी थे वो दूसरे टुकड़े की तरफ आ गए। उनकी आबादी थी करीब 13 लाख। उसे फिलिस्तीन कहा गया। लेकिन इसी बीच इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजरायल पर हमला कर दिया। तर्क देने वाले तर्क देते हैं कि हमला इसलिए हुआ था क्योंकि इजरायल ने मुस्लिमों पर अत्याचार किया था और उन्हें भागने पर मजबूर किया था। दूसरा तर्क यह भी आता है कि इजरायल को ये सभी मुस्लिम देश विदेशी शासन का नमूना मानते थे, इसलिए हमला किया था। अब तर्क खैर जो भी सही हो, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सारे देश मिलकर भी इजरायल का कुछ बिगाड़ नहीं सके। उल्टे इस लड़ाई में फिलिस्तीन का यरूशलेम शहर इजरायल के कब्जे में आ गया। फिलिस्तीन के मुस्लिमों को जगह मिली वेस्ट बैंक और गाजा में। 1967 में फिर से जंग हुई। इस जंग में इजरायल ने बची हुई वेस्ट बैंक और गाजा पर भी अपना कब्जा कर लिया। इजरायल अब बेहद मजबूत स्थिति में था। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों ने फिलिस्तीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। इजरायल को अलग देश मान लिया। अब फिलिस्तीन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी, क्योंकि उनके पास देश जैसा कुछ नहीं था। बस उनके लोग थे जो अपने लिए अलग देश की जंग लड़ रहे थे। लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब दोनों ही देशों ने राजधानी के तौर पर एक ही शहर को चुना, और वो शहर है यरूशलेम। वैसे इजरायल ने जंग के दौरान इस शहर को फिलिस्तीन से जीत लिया था, लेकिन फिलिस्तीन इस पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं था, और इसकी वजह दोनों के लिए धार्मिक है। दरअसल यरूशलेम में एक जगह है टेम्पल माउंट। इस टेम्पल माउंट का पश्चिमी हिस्सा यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इस लिहाज से इजरायल इस टेम्पल माउंट पर अपना कब्जा बताता है, क्योंकि ये उसके धर्म का है। लेकिन इसी टेम्पल माउंट के ऊपर एक मस्जिद भी बनी हुई है। इसे कहते हैं अल-अक्सा मस्जिद। अब अल-अक्सा जो मस्जिद है वो इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। लिहाजा फिलिस्तीन के मुस्लिम इस पर अपना कब्जा बताते हैं, और इसी 35 एकड़ में बने टेम्पल माउंट और उसके ऊपर बनी अल-अक्सा मस्जिद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच की जंग की असली वजह है, क्योंकि इजरायल को पूरी तरह कब्जा चाहिए टेम्पल माउंट पर और फिलिस्तीन को पूरी तरह कब्जा चाहिए अल-अक्सा मस्जिद पर। टेम्पल माउंट और अल-अक्सा पर हुआ मामूली विवाद भी चंद घंटे के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि इजरायल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर बम और रॉकेट लॉन्चर से हमले शुरू कर देते हैं, जिसमें दोनों तरफ के हजारों निर्दोष मारे जाते हैं। अब रहा सवाल कि जंग तो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच की है, फिर हमास का क्या काम? क्योंकि इजरायल की सेना का नाम है इजरायल डिफेंस फोर्स और फिलिस्तीन की सेना का नाम है नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन जब भी इजरायल जंग छेड़ता है
या फिर इजराइल पर हमला होता है तो उसमें सिर्फ एक ही नाम का जिक्र होता है और वो नाम है हमास का। तो अब इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े के बीच हमास कैसे आया, उसके लिए आपको अपनी स्क्रीन पर यह नक्शा देखना होगा। जमीन के इस बड़े भूखंड में इजराइल तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन फिलिस्तीन दो हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सा है गाजा पट्टी का और दूसरा है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पर काबिज है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों में से 138 देशों की मान्यता मिली है, जिसमें भारत भी है। इसी संगठन के मुखिया महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। यासिर अराफात इसी संगठन से ताल्लुक रखते थे। इस संगठन के बारे में विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि गाजा पट्टी की। इस पूरे इलाके में अगर किसी एक संगठन की चलती है तो वो है हमास। अब हमास क्या है और कैसे इसका गठन हुआ, इसको समझने से पहले अरबी भाषा के एक और शब्द से गुजरना होगा। ये शब्द है इंतफादा। 1987 के आखिर में गाजा पट्टी में हुई एक घटना ने पूरे इजराइल और फिलिस्तीन को झकझोर कर रख दिया। हुआ ये था कि गाजा में जबालिया नाम की जगह पर एक रिफ्यूजी कैंप था। इसमें फिलिस्तीनी रहते थे। ये इजराइल की सीमा से लगी हुई जगह थी। 9 दिसंबर 1987 को इजरायली सैनिकों के एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 रिफ्यूजी थे तो जबालिया कैंप में रहते थे। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर टक्कर मारी है। इसके विरोध में पूरे फिलिस्तीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों के ऊपर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। तब फिलिस्तीन के पास हथियार के नाम पर बस यही हुआ करता था। इतिहास की किताबों में इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से जाना जाता है। ये विरोध प्रदर्शन चल ही रहे थे। इसी दौरान मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच के शेख अहमद यासीन ने गाजा पट्टी में ही एक नया संगठन बनाने का ऐलान किया। इसका नाम था हमास। पूरा नाम हरकत अल मुकावा अल इस्लामिया। अंग्रेजी में समझें तो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, हिंदी में इस्लामिक प्रतिरोध वाला संगठन। इसका मकसद था वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाना और इजरायल को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करना। इसके लिए हमास ने हथियारों का सहारा लिया। 16 फरवरी और 3 मई 1989 दो ऐसी तारीखें थी जब हमास ने पहली बार इजरायली सैनिकों को अगवा कर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया और अपनी खूनी मौजूदगी का परिचय दे दिया। इसके बाद वो लगातार हमले करने लगा। वो इजरायली सैनिकों को अगवा करते और उनका कत्ल कर देते। अक्टूबर 1990 में अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की फायरिंग में 17 फिलिस्तीनी मारे गए। तब हमास ने कहा कि इजरायल का हर एक पुलिस वाला और सेना का हर एक जवान उसका दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे यासिर अराफात और उनके संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यह समझ आ गया था कि अब इजरायल का खात्मा तो नहीं ही किया जा सकता, इसलिए जितना फिलिस्तीन बचा है उतना ही बचा लिया जाए। इसके लिए इजरायल और फिलिस्तीन के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो गई। इसके लिए स्पेन के मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अमेरिका और रूस भी शामिल थे। साल था 1991। इसके बाद नॉर्वे के ओस्लो में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई और समझौते की शर्तें तय हो गई। इसको कहा जाता है ओस्लो अकॉर्ड्स या ओस्लो समझौता। 13 सितंबर 1993 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में इजरायल के प्रधानमंत्री इत्जैक रैबिन और फिलिस्तीन के पीएलओ की ओर से यासिर अराफात को समझौते पर हस्ताक्षर करने थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से हमास नाराज था। उसका मकसद इजरायल की बर्बादी था और पीएलओ तो इजरायल से समझौता कर रहा था। इसे देखते हुए हमास ने अपना पहला आत्मघाती हमला कर दिया। समझौते से करीब 4 महीने पहले हमास ने इजरायल के खिलाफ सुसाइड बॉम्बर भेजकर अटैक कर दिया। हमास ने इजरायली सैनिकों को ले जा रही 2 बसों के बीच एक कार खड़ी कर दी। इसमें बम था। हमास को सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग देने वाला संगठन था हिजबुल्लाह, जो लेबनान का शिया मिलिटेंट ग्रुप था। हालांकि इस हमले के बाद भी इजरायल और पीएलओ के बीच 13 सितंबर 1993 को समझौता हो गया। समझौते के तहत फिलिस्तीन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का गठन हुआ, जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में व्यवस्था कायम करती थी। लेकिन हमास भी रुका नहीं। उसने लगातार इजरायल पर आत्मघाती हमले करने जारी रखे।
नतीजा ये हुआ कि 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन करार दे दिया। इसकी वजह से अमेरिका की लगातार मुखालफत करने वाला ईरान हमास के पक्ष में आ गया। अब उसने भी हथियारों के जरिए हमास की मदद करनी शुरू कर दी। वहीं मुस्लिमों की मसीहाई का दम भरने वाले तुर्की ने भी हमास को मदद देना शुरू कर दिया। इसके अलावा और भी मुस्लिम देशों ने कभी सामने आकर तो कभी पर्दे के पीछे से हमास को आर्थिक मदद और हथियारों की मदद देनी शुरू कर दी। जब अमेरिका सवाल करता तो मुस्लिम देश पर्दे के पीछे से मदद करते, फिर थोड़ी शांति होती तो फिर से हमास को पहले की तरह मदद मिलनी शुरू हो जाती। इजराइल हमास को खत्म करने की कोशिश करता तो ईरान और तुर्की हमास की ताकत को और बढ़ा देते। हमास को सबसे बड़ी ताकत मिली साल 2000 में, जब फिलिस्तीन में दूसरा इंतफादा शुरू हुआ। इसके पीछे की भी एक घटना है। इजराइल के प्रधानमंत्री रहे थे एरियल शेरोन। वो सितंबर 2000 में पहुंच गए यरूशलेम के टेम्पल माउंट। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम, उसका टेम्पल माउंट और उस पर बनी अल-अक्सा मस्जिद का विवाद तो बेहद पुराना रहा है। ऐसे में एरियल शेरोन के टेम्पल माउंट पहुंचने की वजह से फिलिस्तीनी भड़क गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन इस बार उनके हाथों में हथियार थे, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद हमास ने संभाला। इजराइल में बम धमाके होने शुरू हो गए। आम लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। इसमें न तो इजराइल पीछे हट रहा था और न ही फिलिस्तीन। इस बीच हमास के पास रॉकेट आ गए थे, मिसाइल आ गई थी, लॉन्चर आ गए थे। उनके लड़ाके खतरनाक हथियारों से लैस हो गए थे। ये सब हथियार उसे या तो दूसरे देशों से मिले थे या फिर उसने अपने यहाँ तैयार कर लिए थे। उसने अप्रैल 2001 में इजराइल पर कासम 1 रॉकेट डाल दिया। ये हमास का इजराइल पर पहला रॉकेट हमला था, लेकिन उसकी रेंज कम थी। तब से लेकर अब तक हमास लगातार मजबूत होता गया है। अब तो उसके पास फजर 5 जैसे रॉकेट हैं, जिनकी पहुंच इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक हो गई है। हमास की मजबूती का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था यासिर अराफात की मौत। 2004 में जब तक यासिर अराफात जिंदा थे, वेस्ट बैंक पर हमास का प्रभाव कम ही था। वो गाजा पट्टी तक ही सीमित था। लेकिन जब 2004 में यासिर अराफात की मौत हो गई तो हमास ने वेस्ट बैंक पर भी प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। वहीं यासिर अराफात के उत्तराधिकारी बने महमूद अब्बास, लेकिन वो यासिर अराफात जैसे करिश्माई नेता नहीं थे। लिहाजा हमास ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और चुनाव में भी दखल देना शुरू कर दिया। साल 2006 में जब फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के चुनाव हुए तो उसमें हमास भी बाकायदा शामिल हुआ। और शामिल क्या हुआ, उसने तो जीत दर्ज कर ली, बहुमत हासिल किया और इस्माइल हनियाह को वहां का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चुनाव में दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी फताह की हार हो गई। फताह वो पार्टी थी जिसको बनाया था खुद यासिर अराफात ने और जिसकी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी में सरकार भी थी। हमास की जीत और फताह की हार के बाद दोनों में खूनी संघर्ष हुआ साल 2007 में। ये संघर्ष खास तौर से गाजा पट्टी में हुआ और इसमें हमास ने पूरी गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लिया। इससे नाराज होकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यानी कि फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के चेयरमैन महमूद अब्बास ने हमास की सरकार और इस्माइल हनियाह दोनों को बर्खास्त कर दिया और सलाम फैयद को नया प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद से ही वहां कभी चुनाव नहीं हो पाए। हालांकि इसका नतीजा यह हुआ कि वेस्ट बैंक पर फताह का कब्जा हुआ और गाजा पट्टी पर हमास का। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। हमास का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, लेकिन गाजा पट्टी पर कब्जा बनाए रखने के लिए उसे फताह से भी लड़ना होता है। वहीं फताह इजराइल से बातचीत का पक्षधर रहा है और इसकी वजह से हमास से उसकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इजराइल इसका फ़ायदा उठाते रहता है। वो फताह से बातचीत करता है और हमास पर हमले करता है। हमास के पास भले ही रॉकेट आ गए हैं, लेकिन इजराइल के पास दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। इसकी वजह से हमास के रॉकेट इजराइल का कुछ खास नुकसान अभी तक तो नहीं कर पाते थे। वहीं जब इजराइल एक रॉकेट दागता है तो गाजा पट्टी में तबाही मच जाती है और इसी वजह से जब भी लड़ाई होती है सबसे ज़्यादा नुकसान फिलिस्तीन का ही होता है, इजराइल का नहीं होता। इसलिए दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों की सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ होती है, क्योंकि जंग कोई भी हो, नुकसान आम आदमी का ही होता है। आम आदमी चाहे फिलिस्तीन के हो या इजराइल के, उन्हें शांति चाहिए, लेकिन हमास किसी को शांति से नहीं रहने दे रहा है। दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, हमास को आतंकी संगठन मानते हैं। वहीं रूस, तुर्की, सीरिया और ईरान जैसे देश हमास को आतंकी संगठनों की लिस्ट में रखते ही नहीं हैं।
लेकिन इस बार हमास ने जो किया है उसे देखकर हमास से थोड़ी बहुत सहानुभूति रखने वालों ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। वहीं इजराइल ने भी तय कर लिया है कि ये आखिरी बार है जब वो हमास का सामना कर रहा है। वैसे तो हमास और इजराइल की सेना के बीच कई बार जंग हुई है, लेकिन हर बार भारी इजराइल ही पड़ा है, लेकिन कभी इतना भारी नहीं पड़ पाया है कि गाजा से हमास के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन इस बार की लड़ाई आर पार की है, जिसमें हमास को हमेशा के लिए खत्म करने पर इजराइल पूरी तरह से अड़ गया है। अमेरिका और फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी देश फिलहाल इजराइल के साथ हैं, तो वहीं ईरान अब भी हमास के साथ है, जबकि लेबनान ने तो खुले तौर पर हमास को समर्थन देकर इजराइल पर हमला ही कर दिया है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग आपस में ही शुरू होकर खत्म हो जाती थी, उसका दायरा इस बार और बड़ा होगा, जिसमें मध्य पूर्व एशिया के कई और देश भी चपेट में आ जाएंगे। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।